हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे एनटीएससी स्टेज 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इस तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं आपको एनटीएससी 2019-20 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के सभी सेट और मैट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली स्टेट के स्टेज 1 के 2019-20 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, मतलब कि मैट में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस की। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 256। तो देखो 256 के सभी फैक्टर्स का सम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो आएगा 2 की पावर 8। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे इसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये हम लिखते रहेंगे कब तक, 2 की पावर 8 तक। अब आपको पता है 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 इट मीन्स 4, ये आगे आ जाएगा 8, और ऐसे ही चलता रहेगा 2 की पावर 8 तक, जो कि होता है 256। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करने का तरीका क्या है, जैसे देखो यहाँ पे दो टर्म्स ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस 2 3 होगा, तो अगला नंबर है 4, तो उससे एक कम। अगर आप इन तीन को ऐड करेंगे तो ये आएगा 7, जो कि अगला टर्म है 8, उससे एक कम है। तो मतलब हमें 256 तक ऐड करना है, तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 512, तो मतलब उससे एक कम बोले तो 511। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बी, मतलब कि 511। मतलब हम ये कहेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 256 इज 511। इस स्लाइड में मैंने आपको सभी फैक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख के दिए हैं, तो इसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब ये x प्लस 1 से कट जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस ये क्या आ जाएगा 1। तो देखो अब आपको इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे करोगे आप x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहां से आप 2x लिखोगे और 1 आएगा, वो इस 1 से कट जाएगा, नीचे बचेगा x प्लस 1। अब आप यहां से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1, और नीचे है x इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 और ये कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐड कर देता हूं, और यहाँ पे माइनस कर देता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक जो है n नंबर्स का सम बन चुका है। तो हमें पता है कि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होता है, आप कहोगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये बाकी के लिखने हैं, ये हो जाएगा -10। तो इसको आप काटोगे, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 190 माइनस 10 इट मींस 180। तो मतलब हमारे ए पार्ट का आंसर क्या आया, 180। यहाँ पे आपको फिर से कुछ फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 27 देन द नंबर्स आर। तो हमें नंबर्स बताने हैं। तो देखो यहाँ पे रेशियोज हमें दिए हुए हैं 1/2, 2/3 एंड 3/4। तो देखो सबसे पहले इन्हें इंटीजर्स बना लेंगे, तो इन्हें इंटीजर्स बनाने के लिए 2, 3 और 4 के एलसीएम से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब कि मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6, 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 4 12, 4 2 8, और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 6 और सबसे बड़ा नंबर 9, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, आप कहोगे 27। यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 9, तो 9 6 हो जाएगा हमारा 54, 9 8 72, और 9 9 81, जो कि है ए के ऑप्शन में। आप इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27, ये 27 9 से डिविजिबल है पूरी तरह, तो ये तीनों नंबर भी 9 से डिविजिबल होंगे, और 9 से डिविजिबल होने वाले तीनों नंबर ए के ऑप्शन में हमारे पास।
तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कोई ऐसा नंबर बताना है जो इस पूरी वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले मैं 3 की पावर 25 को कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 25 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। और जब मैं इसे आपस में प्लस करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 25 इंटू 40। मतलब यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं 40 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे 45 से भी डिवाइड करूंगा तब भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, बी एंड डी, ठीक है। चलिए हमारा 6th क्वेश्चन है कि रोहन के मिड टर्म के जो एग्जाम है वो है 75 और उसके जो फाइनल एग्जाम है वो है 90। अगर उसके फाइनल एग्जाम का जो वेटेज है वो दुगना है, ट्वाइस है मिड टर्म के एग्जाम से, तो हमें रोहन के फाइनल स्कोर को बताना है। तो देखो मैंने मान लिया कि जो मिड टर्म का एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है और जो फाइनल है वो 200 मार्क्स का है, क्योंकि ये इसका दुगना हो जाएगा। तो अब देखो इसके स्कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे इनके टोटल से, तो ये हो जाएगा 300। तो देखो ये हो जाएगा 75 100 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 90 इंटू 2 मतलब कि 180 और ये 3। तो देखो ये कट जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस 60 और ये आ जाएगा 85, जो कि है ए की ऑप्शन में डी में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। हमारा 7th क्वेश्चन है कि एक ग्रैंडमदर, मदर और डॉटर को हमें अरेंज करना है एक रो में फोटो खिंचवाने के लिए। तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं उन्हें अरेंज करने के लिए। तो देखो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें 3 पार्ट्स बना लेंगे, क्योंकि हमें ग्रैंडमदर, मदर और डॉटर को अरेंज करना है। तो देखो इस बॉक्स में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके बैठने की, तो आप कहोगे 3, मतलब यहाँ पे 3 में से कोई भी एक बैठ सकता है। अगर यहाँ पे एक जना बैठ जाएगा तो यहाँ पे कितने जने बैठ सकते हैं, अब आप कहोगे 2 जने। उसके बाद 2-2 जने अगर बैठ चुके हैं तो बचे कितने, सिर्फ एक। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6। तो मतलब कि हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं इनको बिठाने के, आप कहोगे 6। मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए परम्यूटेशन का यूज किया है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए अब हमारा 8th क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अ मैन वाज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ। मतलब मैन जो है वो 6 साल बड़ा है वाइफ से। 12 साल बाद आफ्टर 12 ईयर्स हीज एज वाज 6/5 टाइम्स ऑफ हिज वाइफ्स एज। तो 12 साल बाद उसकी वाइफ की एज के 6/5 टाइम हो जाती है उसकी एज। हमें उन दोनों की एट द टाइम ऑफ मैरिज वाली एज बतानी है। तो देखो मैंने मान लिया कि 12 साल बाद उसकी वाइफ की एज जो होती है वो x होती है, तो इसकी कितनी हो जाएगी मैन की, आप कहोगे 6/5x। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखो चाहे 12 साल बाद हो, चाहे 18 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, ये 5 और ये हो गया 6, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो देखो ये 12 साल बाद की एज है, तो 12 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी 18, और 18 वाइफ के केस में एक ही कंडीशन में है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वी थ्रो अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिजल्ट लेस देन 4 इफ वी नो दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वाज एन इवन नंबर। हमें ये पता है कि जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो एक इवन नंबर है। तो देखो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2, 4 और 6, तो मतलब टोटल पॉसिबिलिटी क्या है 3, और वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 4 से छोटे इवन नंबर की, जो कि होता है 2, मतलब कि एक ही पॉसिबिलिटी है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, मतलब कि सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि देयर आर 10 बॉल्स इन अ बॉक्स, 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। 2 balls are removed randomly from the box, 2 balls को निकाला जाता है randomly one after the other. First ball that is removed is black, पहली बॉल जो निकाली गई है वो ब्लैक है, and it is not returned
टू द बॉक्स, और उसे बॉक्स में वापस भी नहीं रखा गया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल दैट इज रिमूव्ड इज आल्सो ब्लैक? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड बॉल निकाली गई है वो भी ब्लैक है? तो देखो हमारे पास 5 व्हाइट बॉल हैं और 5 ही ब्लैक बॉल हैं. इसमें से एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल ली, तो हमारे पास बची कितनी? 4 ब्लैक बॉल्स. अब इस एक को निकाल के साइड में रख दिया गया, तो टोटल कितनी हो गई अब बॉक्स के अंदर? आप कहोगे 9. और सेकंड बॉल भी अगर ब्लैक ही आए तो हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल कितनी है अब बॉक्स के अंदर? आप कहोगे 4. तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/9. मतलब कि हमारा राइट आंसर होगा बी. ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर and including stoppage it is 45 किलोमीटर पर आवर. हाउ मेनी मिनट does the bus stop per hour? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा कि जब बस रुक रुक के चलती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 घंटे में? आप कहोगे 45 किलोमीटर. लेकिन उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है? क्योंकि वो बस कितनी स्पीड से चलती है? 54 की स्पीड से चलती है, लेकिन उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस 45 किलोमीटर ट्रैवल करना है. तो देखो अगर मुझे टाइम निकालना होगा अब, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा और मैं 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये 6 से 10. मतलब कि वो 50 मिनट में ट्रैवल कर लेगी 54 की स्पीड से. तो मतलब कितने मिनट उसे रुकना पड़ेगा? आप कहोगे 10 मिनट रुकना पड़ेगा. तो 10 मिनट हमारा एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में. आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत इजी सा सवाल है. परसेंटेज को काटेंगे तो ये 2 0 कट जाएगी, इस परसेंटेज को काटेंगे तो ये 2 0 कट जाएगी, और इस परसेंटेज को काटेंगे तो ये 2 0 कट जाएगी. अब मैं ये पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 4 1 4, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 13. उसके बाद ये आ जाएगा 162 प्लस 24 3 से मल्टीप्लाई 72, और ये हो जाएगा x मान लिया मैंने और यहाँ पे ये 13. तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 और ये आ जाएगा डिवाइड में 13 इक्वल टू x. इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेंगे 10 और ये 8 पे चला जाएगा. तो मतलब हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई? 18. और ये कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए. सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे पास 25 ट्री हैं जो इक्वल डिस्टेंसेस पे प्लांटेड है एक दूसरे से. उसके बाद 1 से लेके 25 तक के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 30 मीटर. तो हमें तीसरे से लेके 15वें ट्री तक के बीच का डिस्टेंस बताना है. तो देखो यहाँ पे अगर 25 ट्रीज हैं तो यहाँ पे गैप्स कितने होंगे? आप कहोगे 24 गैप्स. और इन 24 गैप्स की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन में दी हुई है 30 मीटर. अब वो कह रहा है कि 15 से लेके 3 तक के बीच का बताना है. तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे इनके बीच में? आप कहोगे 13. ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे 13 ट्रीज. तो 13 ट्रीज हो जाएंगे तो इनके बीच के गैप कितने होंगे? 12 गैप्स. तो देखो अगर 24 गैप्स की वैल्यू 30 मीटर है तो 12 गैप्स की कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 15 मीटर. तो मतलब 3 से लेके 15 तक के ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 15 मीटर का. और ये है हमारे बी पार्ट का आंसर. आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक स्कूल की जो बेल है वो हर आधे घंटे में एक बार बजाई जाती है. स्कूल 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक चलता है और कुछ ऐसे टाइम है जिसमें ये 3 बार बजाई जाती है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ बिगनिंग, एट द टाइम ऑफ लंच ब्रेक मतलब कि 10 और 10:30 बजे, और एट द एंड मतलब एकदम एंड में. तो देखो हमें बताना है कि एक दिन में बेल कितनी बार बजाई गई. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11 बजे, 11:30 पे, 12, 12:30, 1 और 1:30 बजे. तो देखो 8 बजे ये बजेगी 3 बार, 8:30 पे एक बार, 9 पे भी एक बार, 9:30 पे भी एक बार, 10 पे ये बजेगी 3 बार. देखो 10 पे बजेगी 3 बार, 10:30 पे ये बजेगी 3 बार, 11 बजे ये बजेगी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, अब यहाँ पे एक बार, और एंड में बजेगी 3 बार. तो जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20. तो मतलब कि एक दिन में ये कितनी बार बजेगी? 20 टाइम्स. तो हमारा डी आंसर इसका सही है. ठीक है, चलिए.
सो अब जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और बाद में हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 5/8। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा b अपॉन a इज इक्वल टू x अपॉन 100। तो देखो a को 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 160। तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, जो कि है a के ऑप्शन में, मतलब कि d में। तो हमारा d ऑप्शन सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मीन है 7, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो देखो जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका जो मीन होगा वो सबसे बीच वाला नंबर होगा, मतलब कि 7 होगा ये बीच वाला नंबर। तो इसके बाद आएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा 9, तो मतलब हाईएस्ट नंबर क्या होगा 9। तो यही हमारा आंसर है, मतलब सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमें 15 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 51 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आप ये वैल्यू खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा बी, मतलब कि -540। सो यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ये पूरी स्लाइड जो है आपको वहां पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमें एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 384 और इसकी साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 एंड 5। तो हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है। तो देखो यहाँ पे आपको साइड्स का रेशियो 3, 4, 5 दिया है, इट मीन्स ये एक राइट ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, इस राइट ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 4x इंटू 3x, इट मीन्स 12x स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 6x स्क्वायर। और इस 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 384। तो ये इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 8। तो मतलब अगर अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 5 12। तो 12x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है सवाल में, तो 12 8 जा 96। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ जाएगा 96, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि हमें बताना है कि 13/48 किसके इक्वल है। तो देखो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर है सी पार्ट, पर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको करने का एक आसान तरीका बताना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2, 1 और 3 को लिख लेना है। यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे आपने लिखा 3। अब क्या करना है, इस 2 के अंदर 1/4 को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4 2 8 + 1, मतलब कि 9/4। अब आपको इसे रेसिप्रोकेट कर देना, ये हो जाएगा 4/9। अब इस 4/9 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13/9। अब इस 13/9 को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/13। अब इस 9/13 को 3 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48/13। और एक लास्ट टाइम इसको वापस से रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 13/48। तो उस हिसाब से हमारा सी आंसर इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसे इजी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फिगर के अंदर हमारे को एक राइट एंगल और एक ट्रेपजॉइड दिया हुआ है जहां पे AD इज पैरेलल टू BC है। हमें फिगर की इंफॉर्मेशन को और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बताना है एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड, इस ट्रेपजॉइड का एरिया बताना है। तो देखो क्या करेंगे, मैंने यहाँ से D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये दो एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। इट मींस कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल भी रहेंगी तो इक्वल भी हो जाएंगी, मतलब कि ये 8 मीटर हो जाएगा और इसके सामने वाली साइड 12 मीटर हो जाएगी। अब देखो ये एक राइट ट्राइंगल है तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 6 मीटर। कैसे,
कि ये 3 4 5 का टर्म है, 5 की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 4 की 8 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो देखो अब इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है, आप इसका एरिया निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 6 24 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया निकालोगे तो 12 8 96। तो देखो इतने पार्ट का आ गया 96, इसका आ गया 24, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120। इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखो ये जो 4 है इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस 1, 8 है इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये 28 है इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस 1, यहाँ पे फिर क्या आएगा, इसी तरह से 3 की पावर 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 1, बट मुझे तो 3 की पावर 4 माइनस 1 चाहिए, इट मीन्स 81 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 80। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये है +3, ये है +5, ये है +7, ये है +9, ये है +11, तो अब क्या होगा +13। ठीक है ना। और जब मैं 39 में +13 करूंगा तो ये आ जाएगा 52, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 को 4 से करेंगे तो 4 4 16, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 336। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% पर एनम इज दिस द पीरियड। तो देखो हमें पीरियड बताना है। तो देखो 7% से 30,000 पे पहले साल कितना मिल जाएगा 2100, दूसरे साल कितना मिल जाएगा वापस से 2100 रुपए, और तीसरे साल अगर हम करेंगे तो ये कुछ 6300 हो जाएगा। तो मतलब तीसरे साल का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वाला कट गया। 3.5 साल का भी ऑप्शन नहीं है, एक साल का भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि फिर 2100 ही रहेगा। तो ये 4200 से, मतलब कि इन दोनों से 4200 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मतलब ये 2 साल का हो सकता है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि हमें इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो देखो ये तो हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो मतलब सेम ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो मतलब ये तो कट गया। अब यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9। तो देखो √2 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1.414 समथिंग कुछ, और 8 की पावर 1/3 वो किसके इक्वल होता है 2 के। सोचो 8 की पावर 1/3 2 के इक्वल होती है, तो 9 की पावर 1/3 तो और भी बड़ी होगी। इट मींस इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, इन दोनों नंबर्स में आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ 9, मतलब कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप x की जगह पे 1 को पुट कर दीजिए तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं x की जगह पे 1 को पुट करूंगा तो ये 1 क्यूब प्लस 1/1 क्यूब, इट मींस 2 आंसर आ जाएगा, मतलब कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए सो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि 20 ओवर के किसी मैच में हमें जीतने के लिए जो रन रेट चाहिए वो है 7.2। 15वें ओवर के अंत तक जो रन रेट है वो है सिर्फ 6। तो हमें बताना है कि बाकी के ओवरों के लिए हमें कितने का रन रेट चाहिए होगा। तो देखो 20 ओवर में 7.2 के रन रेट से कितने रन बने होंगे 144। उसी तरह 15 ओवर तक 6 के रन रेट से कितने रन बन गए होंगे, आप कहोगे 90, तो मैं माइनस कर दूंगा तो बचे हुए रन आ जाएंगे 54 रन। अब वो मुझे कितने ओवर में बनाने हैं 5 ओवर में, तो मेरा एवरेज रन रेट कितना आ जाएगा 10.8। तो 10.8 इज द करेक्ट आंसर, इट मींस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि P और Q हमें HCF और LCF दिए हुए हैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। P प्लस Q की वैल्यू x प्लस वाई दी हुई है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर P प्लस Q की वैल्यू x प्लस वाई दी हुई है तो मैं P को यहां से x के और Q को y के इक्वल मान लूंगा, तो वहां से p क्यूब प्लस q क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी x क्यूब प्लस y क्यूब, मतलब कि हमारा A ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाइप A एंड पाइप B
can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes. Both pipe are kept open for x minute. दोनों पाइप को x मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद B को क्लोज कर दिया जाता है और बाद में A जो है बचा हुआ पानी 5 मिनट में भर देता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो A जो है वो 12 मिनट लेता है टैंक को भरने में और B जो है वो 16 मिनट लेता है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, मान लूं कि 48 लीटर उसे पानी भरना है, तो ये 4 लीटर 1 मिनट में भर देगा और ये 3 लीटर 1 मिनट में भर देगा। ये आ गई हमारे पास इनकी एफिशिएंसीज। तो यहां पे मैंने ए और बी को चालू रखा x मिनट के लिए और यहां पे सिर्फ ए को चालू रखा 5 मिनट के लिए, ठीक है ना, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में इसने 4 की एफिशिएंसी से कितना लीटर पानी भर दिया होगा? आप कहोगे 20 लीटर। टोटल अगर 48 भरना तो यहाँ पे कितना भरा होगा? आप कहोगे 28 लीटर भरा होगा। अगर ए और बी यहाँ पे साथ चले तो इन्होंने 7 एफिशिएंसी से 28 लीटर पानी भरा होगा। तो 7 एफिशिएंसी से 28 लीटर पानी कितने मिनट में भर दिया होगा? आप कहोगे 4 मिनट में। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 मिनट, मतलब कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे पास राइट ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और साथ ही साथ एक आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया हुआ है एबीडी, जहां पे एबी बराबर है एडी के और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर एबी बराबर है एडी के तो मतलब ये वाला एंगल भी 2 बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो सम होगा, अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो 2 बीटा के इक्वल होगा क्योंकि ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा उधर चला जाएगा, तो मतलब अल्फा ही बीटा है, बीटा ही अल्फा है। अल्फा बीटा आपस में इक्वल आ गए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, मतलब 2 बीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा बीटा, तो इन तीनों को आपस में मैं ऐड करके 180 के इक्वल लिख सकता हूं। तो ये 3 बीटा 90 इज इक्वल टू 180 और यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप सॉल्व करोगे? ये आ जाएगी 30। तो बीटा ही अल्फा है, तो मतलब हमारी अल्फा की भी वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री, मतलब कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O और उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये जो शेडेड हमारे पास सेक्टर है ये 1/6 है हमारे पूरे सर्कल के एरिया का। तो हमें AQBR की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो देखो अगर इस पूरे का अगर एरिया में पाई आर स्क्वायर मान लूं तो ये 1/6 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर ये 1/6 पाई आर स्क्वायर होगा और इसे मैं ऊपर नीचे अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? आप कहोगे 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मतलब मेरे पास ये वाला एंगल कितना आ गया? आप कहोगे ये वाला एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। तो मतलब कि ये अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? आप कहोगे ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 ये वाला और 60 ये वाला मिलके 120 डिग्री। तो बचा कितना ये वाला? आप कहोगे ये वाला जो है ये बचा 240 डिग्री। तो मतलब मुझे इतने के ही कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बतानी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा आर्क का फॉर्मूला 240 अपॉन 360 इंटू 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? 10। तो ये हो जाएगा 2/3 और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40/3 पाई। 2 2 जा 4 और 4 10 जा 40, मतलब कि 40/3 पाई इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा बी हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि हमने एक रेक्टेंगल की लेंथ को इंक्रीज किया 25% और उसकी विड्थ को डिक्रीज किया 20%। तो हमें बताना है कि उसके एरिया में कितना चेंज आ जाएगा। तो देखो नेट चेंज का मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे प्लस 25% और y की वैल्यू लेंगे माइनस 20%। अगर इंक्रीज होगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रखूंगा प्लस 25% माइनस 20% प्लस 25 मल्टीप्लाई माइनस 20 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। तो मतलब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया 5% और यहाँ से ये माइनस 5%।
तो मतलब ये कट के कितना आ गया 0%, मतलब कि कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। 0% चेंज का मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो हमारा डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस सवाल का। ये फॉर्मूला लिख लेना आप, नेट चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सवाल बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक ऑफिशियल मीटिंग में 130 एम्प्लॉइज हैं, तो टोटल हमारे पास कितने एम्प्लॉय है 130। उसके बाद उनमें से 66 जो है वो चाय पीते हैं, तो यहाँ पे टी कितने पीते हैं आप कहोगे 66। उसके बाद 56 ड्रिंक कॉफी, और जो 56 है वो कॉफी पीते हैं, और 63 जूस पीते हैं, तो यहाँ पे 63 क्या आ जाएगा जूस आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 27 कैन ड्रिंक इधर टी और कॉफी, और 25 कैन ड्रिंक कॉफी और जूस, और 23 ड्रिंक जूस एंड टी, एंड 5 एम्प्लॉइज ड्रिंक एनी ऑफ द 3। तो मतलब पांचों कुछ भी पी सकते हैं, तो 5 यहाँ पे बीच में आ जाएगा। टी और कॉफी पीने वाले अगर 27 है तो यहाँ पे कितने बचे 22 यहाँ आ जाएंगे, और टी और जूस कितने पीते हैं 25, तो मतलब 5 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएंगे 20। तो अगर देखो टी पीने वालों से मुझे मतलब है, तो अगर ये 66 पीते हैं तो इन तीनों का सम कर देंगे, तो ये जाएगा 27 प्लस 20 इट मीन्स 47, और फिर 66 में से माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 21। तो मतलब सिर्फ टी कितने पीते हैं तो आप कहोगे 21, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पे सिर्फ टी के लिए निकाला है, तो बाकी को मैंने इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है कि हमारे पास 3 नंबर है, मैंने मान लिया x, y और z, उसमें से पहले 2 नंबर का सम 55 है, मतलब कि x प्लस y जो है वो 55 है, और सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 65, और y प्लस z मतलब कि सेकंड और थर्ड का 65 है। साथ ही साथ सम ऑफ थर्ड विद द थ्राइस ऑफ फर्स्ट, मतलब कि थ्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू कितना है 110, तो हमें थर्ड नंबर बताना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा z माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैं इसे लिख सकता हूँ 3z माइनस 3x इज इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 3z इज इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा 4z इज इक्वल टू 140, और यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे 35, और जो कि हमारे सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 35, ठीक है ना। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मोहन और सुरेश की प्रेजेंट एज है 4:5 में, 5 साल पहले उनकी एज का रेशियो 7:9 था, तो यहाँ पे 7:9, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने वाला हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, पहले 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 7 को 5 से करेंगे तो 35, उसके बाद 36 में से 35 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू जो है अब वो कैसे निकालेंगे कि 7 5 35 और 9 5 45, तो 45 में से 35 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू 10, मतलब जो रेशियो में 1 है वो एक्चुअल में 10 के बराबर है, तो जो 4 होगा वो कितने के बराबर होगा 40, और जो 5 होगा वो कितने के बराबर होगा 50, तो मतलब उनकी प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 40 एंड 50, मतलब हमारा ए आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए सो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसी बिजनेस के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर 3 डिफरेंट फर्स्ट कोर्सेज हैं, 4 डिफरेंट मेन कोर्सेज हैं, और फर्स्ट और मेन कोर्स के साथ साथ यहाँ पे चॉइस है सूप और डेजर्ट के लिए। तो मुझे बताने के यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन 3 कोर्सेज बिजनेस लंच के लिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले 3 तो फर्स्ट कोर्सेज हैं, 4 मेन कोर्सेज हैं, और अदर चॉइसेस कितनी हैं 2, और मुझे सब में से एक एक चाहिए, मतलब सब में से एक एक चाहिए, तो 3 में से मैं कोई एक चूज कर सकता हूं, फिर बचे हुए 4 में से मतलब मेन कोर्स में से मैं कोई एक कोर्स चूज कर सकता हूं, साथ ही साथ जो चॉइसेस हैं 2 की उसमें से मैं कोई एक चूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा 4/1, और ये हो जाएगा 2/1, तो मतलब कि ये हो जाएगा 3 4 12 और 12 2 24, मतलब कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 24। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया NCR, तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, आप ये फॉर्मूला भी यहाँ से रेफर कर सकते हो। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 24 हमारे पास अरेंजमेंट बनेंगे, सॉरी कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है ना, चलिए। सो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद कर सकते हो। मैंने आपको नेट चेंज का फॉर्मूला पीछे अभी पढ़ाया है, ठीक है ना, आप वहां से उसे देख के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इंक्रीज होगा तो इसके आगे पॉजिटिव निशान लगेगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव निशान लगेगा। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा डी, मतलब इंक्रीज होगा 1.25% का। ठीक है, आप इसे खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि k एक इवन नंबर है। तो k एक इवन नंबर है तो मैंने इसे 2 मान लिया, और p एक ऑड नंबर है तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए 3 मान लिया। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे p की जगह पे 3 माइनस k की जगह पे 2 माइनस 1 इज एन ऑड नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 माइनस 1 इट मीन 0, और 0 तो एक इवन नंबर होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। लेकिन इस तरीके से बाकी की भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 6, 6 एक इवन नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस 3 इट मीन्स 9, और 9 एक ऑड नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इट मीन्स 9, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना है 1, तो इन सबको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 14, और 14 एक इवन नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो मतलब हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत थी, पहली बार में हमें पता चल गई थी ए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक क्यूबॉइडल कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसकी मेजरमेंट हमें ये दी हुई है। उस लिक्विड को हम एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में खाली करते हैं जिसका बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बतानी है, उस लिक्विड की हाइट बतानी है जो वो रीच करेगा उस सिलिंड्रिकल कंटेनर में। देखो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 इंटू 20, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इट मीन्स 25 इंटू एच। तो ये 5 से 2 टाइम पे और ये 5 से 4 टाइम पे, तो 4 4 16 अपॉन पाई इज इक्वल टू एच। तो हमारे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपॉन पाई, ठीक है ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, और tan की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए थीटा को 45 पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मतलब यहाँ पे थीटा 45 है, तो अगर आप यहाँ पे भी थीटा 45 रखोगे तो ये भी 1 + 1 ही आएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हमारी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। चलिए, सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 4। तो देखो हमारा जो a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आया है वो क्या है 6, तो हमारा b जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक क्लास में x गर्ल्स हैं और y बॉयज हैं, तो हमें बताना है पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज्ड ऑफ होल गर्ल्स, मतलब हमें पार्ट्स बताना है। तो देखो टोटल बच्चे कितने हैं x प्लस वाई, और लड़कियां कितनी है x, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो बहुत इजी सा सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है कि हमारे को एक्सप्रेशन दी हुई है ये वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वो हमेशा डिविजिबल होगी किससे, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे है 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर n माइनस 4 की पावर 2 और उसकी होल पावर n। तो देखो 2 की पावर 6 क्या होगी 64, और ये इसकी पावर में आ जाएगा n, माइनस 4 की पावर 2 इट मीन 16 और उसकी पावर में आ जाएगा n। तो देखो वो नंबर जो हमेशा इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा वो होगा 64 माइनस 16 इट मीन्स 48, मतलब कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये तो रहा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n जहाँ पे पावर सेम हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है n की, या तो n ऑड हो या तो n इवन हो, और इन दोनों ही केस में
x माइनस a जो होता है वो इस वाली एक्सप्रेशन का एक फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है। तो अगर मान लो इस वाले केस में 64 की पावर n माइनस 16 की पावर n, अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर मैं निकाल लूं तो वो उसको डिवाइड कर पाएगा, तो मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 48। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन को 48 कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा हमेशा। ठीक है, चलिए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है जिसमें x हमें दिया हुआ है इसके इक्वल और हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस x को यहाँ पे ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, और दोनों तरफ फिर क्या कर दूंगा, इसका क्यूब कर दूंगा। ठीक है ना। और बाद में जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे इस पूरी टर्म की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? 40 के इक्वल आ जाएगी। मतलब कि मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, आप इसे खुद अटेम्प्ट कर लेना, ये बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन के साथ हमने सारे मैट के सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को, मैट में पूछे हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेट के क्वेश्चंस की तरफ। सो अब बात करते हैं सेट के क्वेश्चंस की। सो अब हमारे सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। हमें एबीसीडी स्क्वायर का एरिया बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। सिमिलरली 8 सेंटीमीटर वाली लाइन की भी पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायगोनल बीडी को भी ज्वाइन कर दे रहा हूं और इसको मैंने नाम दे दिया ई पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम बीईडी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे अंडर द रूट, ये पूरा क्या हो जाएगा डीई, इट मींस 16 का स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 256 प्लस 64 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कहोगे अंडर द रूट 320, जो कि है बीडी की वैल्यू। साथ ही साथ बीडी एक स्क्वायर का डायगोनल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी रूट 2a, तो मैं इसे रूट 2a के इक्वल रख दूंगा और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे 2 से इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर ही क्या होगा, एरिया होगा हमारे स्क्वायर एबीसीडी का। तो मतलब हमारा a ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है और मुझे x की सभी रियल वैल्यूज का सम बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मैंने a कंसिडर कर लिया तो a इक्वल आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 4। इसे मैंने b कंसिडर कर लिया तो b इक्वल हो जाएगा 4 की पावर x माइनस 2। और अगर मैं इसे यहाँ पे ले आऊं तो c मेरा इक्वल आ जाएगा माइनस 4 की पावर x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर अब मैं यहाँ पे a b और c को आपस में प्लस कर दूं तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ के इसे कैंसिल कर देंगे, तो मतलब यहाँ पे a b c का सम आ जाएगा 0 के इक्वल। हमें पता है कि जब a प्लस b प्लस c 0 के इक्वल होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल होता है 3abc के, और हमें पता है कि abc 0 के इक्वल है, तो मतलब 3abc भी 0 के इक्वल होगा। मतलब अब मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 4, 4 की पावर x माइनस 2 और माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 0 के पास चला जाएगा और 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर x माइनस 4 0 के इक्वल आ जाएगा, 4 की पावर x माइनस 2 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 6 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 की पावर x 4 के इक्वल आ जाएगा, इट मींस यहाँ पे x क्या सेटिस्फाई कर रहा है 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से 4 की पावर x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, इट मींस x क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आप कहोगे हाफ रख दो x को तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। साथ ही साथ अगर 6 उस तरफ चल जाएगा तो माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 6 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब हमने x की 3 वैल्यूज निकाली 2, हाफ एंड 3, और जब मैं इन तीनों को आपस में प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3.5, इट मींस 3.5, और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि x की सभी रियल वैल्यूज का सम होगा 3.5। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है
कि यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या किया, 219 की पावर x को y लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 3 के। उसके बाद यहाँ पे इसे देखेंगे तो ये है y की पावर 6 माइनस 1/y की पावर 6 अपॉन में y माइनस 1/y अंडर दी रूट। अब हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सप्रेशन में, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 1/y क्यूब मल्टीप्लाई में y क्यूब प्लस 1/y क्यूब अपॉन में y माइनस 1/y चल रहा है और उस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं y माइनस 1/y इंटू ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1 और ये y क्यूब प्लस 1/y क्यूब अपॉन में y माइनस 1/y और इस पूरे की पावर क्या चल रही है 1/2। तो देखो ये पूरी जो टर्म है ये इसको कैंसिल आउट कर देगी और यहाँ पे बचेगा बस y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1 और उसके साथ ये वाला टर्म, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इस वाली इक्वेशन का यूज करके मैं y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस 2 इट मीन्स 7 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे y क्यूब प्लस 1/क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 इट मीन्स 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 अपॉन में कुछ भी नहीं है और ये अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 18 अंडर दी रूट इट मीन्स 144 अंडर दी रूट विच इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 12 के इक्वल, जो कि है डी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 12। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया वो यहाँ पे लिख के दिए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि P एक रूट है हमारी इस वाली इक्वेशन का, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जिसके सेंटर के पॉइंट्स है P, P और वो पास कर रहा है हमारे इस वाले पॉइंट से। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारी इस वाली इक्वेशन में x की जगह पे p को पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें पता होता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, जहाँ पे x और y सेंटर के पॉइंट्स होते हैं और a और b वो पॉइंट्स होते हैं जहां से सर्कल पास ऑन कर रहा होता है। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे p पुट कर दूंगा, a की जगह पे 1 पुट कर दूंगा और ये इसका स्क्वायर प्लस y की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा p और b की जगह पे 4 पुट कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16। तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे p स्क्वायर 2p स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 10p और ये हो जाएगा प्लस 17। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 17। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 के इक्वल। तो मतलब p स्क्वायर माइनस 5p की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7। तो मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 17 और ये आ जाएगा 3। तो मतलब r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो मुझसे एरिया पूछा है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इट मीन 3 पाई और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इट मीन 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इस वाली इक्वेशन की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं और एक ही इक्वेशन दी हुई है। इट मीन्स कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने x को थोड़ी देर के लिए 1 पुट कर लिया, तो जब मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/y। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये y उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस y का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y। जब मैं इसे भी यहाँ पे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर
प्लस वाई इक्वल टू 0। अब मैंने दोनों तरफ y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि y क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। तो अगर अब आप इस वाली इक्वेशन में देखेंगे तो ये x तो 1 हो गया और ये हो जाएगा y की पावर 6 प्लस ये हो गया 1 अपॉन y की पावर 3। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन y की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y की पावर 3। आपको पता है कि y की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। इट मींस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो मतलब हमारी इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई, 2, जो कि है हमारे डी ऑप्शन में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हर जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं जहां पे हमें इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल दिए होते हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं हम उसे अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एबीसी जो है वो रूट्स है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हमें इस वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर जो सम होता है रूट्स का वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कोई है ही नहीं, इट मींस ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 3abc के। साथ ही साथ अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 5236 और ये हो जाएगा अपॉन में 1। तो मतलब एबीसी की वैल्यू 5236 आ गई। तो मुझे थ्राइस ऑफ एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 इंटू 5236 हो जाएगा। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15708। आप इसे कैसे कर सकते थे कि 3 6 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, वो ए के ऑप्शन में आ रहा है मतलब कि बी में, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ रिलेशन लिख के दिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में यूज किए हैं। आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि cosec x प्लस cot x a के इक्वल दिया हुआ है, तो हमें cos x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे cosec x प्लस cot x a के इक्वल दिया हुआ है, तो cosec x माइनस cot x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a। तो यहाँ से हम इसे सम करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 cosec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 1 बाय a विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a। तो यहाँ से cosec x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप मुझे कहोगे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनाऊं जिसका एंगल x है, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा 2a। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 और हमारे cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। इट मींस हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सी ऑप्शन ही इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें यहाँ पे एक एपी दी हुई है जिसका हमें 15th, 16th, 136 और 137 टर्म का मीन पूछा गया है। तो देखो ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बस इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा बी, इट मींस 227। मतलब इन चारों टर्म का जो मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 227। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे से मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 2 रूट ए बी के। तो यहाँ पे a और b दोनों की ही वैल्यू 1 है, तो मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे c हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता होता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई अपॉन 2 निकालूंगा वो हमेशा बड़ा आएगा या बराबर आएगा अंडर द रूट एक्स वाई के। अब मैं इस 2 को वहां पे भेज देता हूं, तो ये क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। x की जगह पे आप tan स्क्वायर थीटा रख दो और y की जगह पे cot स्क्वायर थीटा रख दो।
तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर द रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी 2 से। तो हमारे से मिनिमम वैल्यू पूछिए तो वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। आई होप आपको इस वाले तरीके से भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था वो हमारा बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि इसके जितने भी ऑप्शंस हमें दिए हुए थे वो सारे ही इनकरेक्ट थे। मैं फिर भी आपको ये करके बता देता हूँ कि आपको ये कैसे करना है। तो देखो हमें यहाँ पे एक fx पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे f1 की वैल्यू 5, f2 की 10, f3 की 15 और f4 की 20 दी हुई है। तो हमारे को इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो f1 की वैल्यू है वो 5 है, f2 की 10 है, f3 की 15 है और f4 की 20 है। तो मतलब सब 5 के मल्टीपल में है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाले पॉलिनोमियल को लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 5x। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 10 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 15 और 4 रखोगे तो 20 आ जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे आप f12 की वैल्यू निकालोगे और f-8 की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उसे इस एक्सप्रेशन में रख के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 198.2। तो ये आपका आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ये आपका बोनस क्वेश्चन था। ठीक है ना, आप इसे खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि यहाँ पे हमें 2 डिजिट के 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 2160 दिया हुआ है और उन दोनों नंबर्स का जो हमें HCF दिया हुआ है वो है 12। तो हमें उन दोनों नंबर्स का सम बताना है। तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मैंने मान लिया कि हमारे डिजिट्स हैं 12x एंड 12y, जहाँ पे x और y जो हैं म्यूचुअली को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? म्यूचुअली को प्राइम नंबर्स। तो अब मैं क्या करूंगा, 12x इंटू 12y को किसके इक्वल रख दूंगा 2160 से। तो यहाँ पे x इंटू वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5 की। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, 1 और 15 की और 3 और 5 की। तो देखो अगर मैं x को 1 रखता हूं तो हमारे 12x की वैल्यू आ जाएगी 12 और y को अगर मैं 15 रखता हूं तो हमारे 12y की वैल्यू आ जाएगी 180। लेकिन सवाल में कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर हैं, तो ये वाली कंडीशन तो कट गई, मतलब कि ये नहीं मानी जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई जहां पे x को मैं 3 और y को 5 पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो हमारे से क्या पूछ रहा है, हमारे से पूछा है सम ऑफ द नंबर। तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। तो हमारा नंबर का सम हो जाएगा 96, जो कि है हमारा सी ऑप्शन। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि एंगल ऑफ पेंटागन हमें एपी में दिए हुए हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल का सम बताना है। तो देखो मैं एंगल क्या कंसीडर करूंगा, मैंने कंसीडर किया a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। तो देखो जब मैं इन पांचों को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 3 इंटू 180। ये 3 इंटू 180 क्या होता है, पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम। मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होता है n माइनस 2 इंटू 180 के, जहां पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स, किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स के। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे ये 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 36 और जब मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे मुझसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम पूछा है, तो ये होगा a माइनस 2d, a प्लस 2d, तो ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a। a की मेरे पास वैल्यू है 108, तो 2a किसके इक्वल हो जाएगा 216 डिग्री के। तो मेरा d ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 216। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि रूट पी माइनस रूट क्यू 20 के इक्वल है, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे रूट पी इक्वल आ जाएगा 20 प्लस रूट क्यू के। अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो p इक्वल आ जाएगा 400 प्लस
40 रूट क्यू प्लस क्यू के। अब मैं दोनों तरफ माइनस कर रहा हूँ 5q को, तो ये हो जाएगा p माइनस 5q और ये आ जाएगा 400 प्लस 40 रूट क्यू माइनस 4q। अब मैं यहाँ से -4 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 400 -4 और अंदर बचेगा q माइनस 10 रूट क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस अंदर वाली टर्म में 25 ऐड कर रहा हूँ और 25 ही माइनस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 5 माइनस 5q यहाँ पे रहने दिया, ये हो जाएगा 400 माइनस 4। इस रूट क्यू, इस क्यू को मैं लिख सकता हूँ रूट क्यू का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab और मैंने क्या कहा 25, मतलब 5 के स्क्वायर को प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 5 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये और ये मिलके बन जाएंगे रूट क्यू माइनस 5 का स्क्वायर और ये 4 माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -4 इस -25 के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस 400 और ये 400 ऐसे का ऐसे ही और यहाँ पे p माइनस 5q। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 500 और यहाँ पे हो जाएगा 4 अंडर द रूट माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि p माइनस 5q की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल रख दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब p माइनस 5q की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 500 के। तो अगर जब मैं इसे 500 को इस 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड ABCD निकालना है, जहाँ पे AB है 52 सेंटीमीटर, BC है 12 और CD है 39 और DA है 5 सेंटीमीटर और AB पैरेलल है CD के। तो देखो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ट्रेपेजॉइड ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे A, B, C और D, यहाँ पे AB है हमारे पास 52, BC है हमारे पास 12, CD है 39 और DA है 5। अब मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 12, इतना पार्ट हो जाएगा हमारा 39 और ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 13। तो अब यहाँ पे देखो 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होते हैं राइट ट्राइंगल के, तो ये हमारा राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ट्राइंगल, इसको अगर मैं नाम दे दूं E, तो ADE का एरिया पूछूं तो ये इक्वल होगा हाफ बेस मतलब कि 13 और इसकी हाइट अगर मैं h मान लूं, यहाँ पे इसकी हाइट अगर मैं h मान लूं तो ये होगा h और अगर मैं इसका एरिया एक और तरीके से निकालूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस और ये हाइट मतलब कि ये, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12। तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 60/13। उसके बाद अगर मैं इस h हाइट का यूज करके इस वाले पार्ट का मतलब कि हमारे CDEB का एरिया निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, इट मीन्स 39 इंटू हाइट कितनी है हमारी h 60/13, तो ये जाएगा 60/13, ये 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 180 और इस वाले का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा 6 और 6 5 30, तो हमारा यहाँ पे आया ये 30। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 210, इट मीन्स हमारा एरिया क्या आ जाएगा 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है और इस क्वेश्चन का आंसर है ए, इट मीन्स 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया inscribed in a circle of radius r unit and a triangle of largest area inscribed in a semicircle of r unit is। तो हमें क्या बताना है, दो एरिया के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा और इसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्राइंगल आएगा वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने सेंटर बोल दिया, तो यहाँ पे जो ये रेडियस है वो है r और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होगी वो होगी a। साथ ही साथ ये जो a की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है √3r के। तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो ये हो जाएगा √3/4 √3r का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 3√3/4r स्क्वायर। अब अगर हम सेमी सर्कल के अंदर के ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगी इसकी हाइट मतलब कि r और इसका बेस क्या हो जाएगा 2r। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इट मीन्स r स्क्वायर। अब हम इस वाले एरिया का और इस वाले एरिया का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3√3
माइनस 4/4 इंटू में आर स्क्वायर, जो कि है हमारा डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है इस तरीके से कि पी क्यू आर का जो सम है वो 72 है, पी आर एस का जो सम है वो 74 है, और जो क्यू आर और एस का सम है वो 89 के इक्वल है। तो देखो आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो कि तीन नंबर्स का जो सम है वो ऑड नंबर है। तो ये तभी हो सकता है जब हम दो इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करें या फिर तीन ऑड नंबर्स को आपस में ऐड कर दें। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये तो फॉलो ही नहीं करेगी, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जो कि इवन भी हो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि क्यू आर और एस तीनों ही ऑड नंबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा कि तीन नंबर्स का सम अगर इवन आ रहा है तो मतलब इनमें से कोई एक नंबर जो है वो एक इवन नंबर है ना। तो इसका मतलब क्यू आर और एस तो ऑड है, तो क्यू हमारा इवन नंबर है और इवन एक ही प्राइम नंबर होता है जो कि होता है 2। तो मतलब p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं p की वैल्यू 2 रख के इसे वहां पे भेज के माइनस कर दूं तो q प्लस r की वैल्यू तो आ जाएगी 70 और r प्लस s की वैल्यू आ जाएगी 72। अब मैंने इन्हें आपस में प्लस कर दिया, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूं s प्लस q प्लस r प्लस s इज इक्वल टू 142। तो यहाँ पे मैंने r लिखा इसे, और इन तीनों का जो सम है वो क्या है 89, और ये इक्वल आ जाएगा 142 के। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब मैं इसे वहां भेजूंगा तो ये r की वैल्यू आ जाएगी 53, जो कि a की ऑप्शन में सेटिस्फाई करती है, मतलब कि a में। तो हमारा a ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, a ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये हमारे 20 क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमें यहाँ पे एक फिगर दी हुई है और हमें m की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल अगर 90 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, देखो 25 में से 15 गए तो ये हो जाएगा 10। अब देखो इतना करने से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ट्राइंगल CFE सिमिलर है हमारा ट्राइंगल DCE के। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा m/10 इज इक्वल टू 10/m प्लस 15। तो मतलब ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 15 इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे m की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 5, जो कि हमारे A ऑप्शन में है। तो मतलब हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा A इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली एक्सप्रेशन को मैंने p कंसिडर कर लिया, तो ये हमारा पूरा बन जाएगा 1/p प्लस 24 प्लस ये बन जाएगा हमारा p प्लस 40, और ये आ जाएगा 2/p। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा p प्लस 24 इंटू p प्लस 40, और ऊपर बन जाएगा हमारा 2p प्लस 64 इज इक्वल टू 2/p। अब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 32, और ये p उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 32p इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 64p प्लस 960। तो ये p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कट जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 32p इज इक्वल टू 960। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे -30। सो अगर अब मैं हमारी इस वाली एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 69 के लिए p की वैल्यू -30 अगर पुट करता हूं तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये उधर चला जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा 39 के। यहाँ से x की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक तो 13 और दूसरा -3। अगर मैं इन दोनों का सम निकालता हूं तो ये इक्वल आ जाएगा 10 के। चाहे तो आप ये x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 10, जो कि है हमारा बी ऑप्शन। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि n की वैल्यू हमें ये दी हुई है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर n हमें दिया हुआ है इसे मैं लिख सकता हूं
2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1, और अब मैं इसे 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1/3 माइनस 1 से ही डिवाइड कर दूं तो n की वैल्यू हो जाएगी, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा सॉल्व होके हो जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 1/3 माइनस 1। तो अब क्या होगा, 2 की पावर 1/3 माइनस 1 उधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन n के। अब क्या करते हैं, 2 की पावर 1/3 यहाँ पे रहने देते हैं और 1 अपॉन n यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब रूट कर दें तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारे d के। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी 1 के इक्वल, तो मतलब d हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक क्लास में एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इज p सेंटीमीटर। सभी बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो p सेंटीमीटर है। उनमें से जो 10 बच्चे हैं उनकी एवरेज हाइट है q सेंटीमीटर और बाकी के बचे हुए बच्चों की है r सेंटीमीटर। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो n है, तो क्या होगा, टोटल सम इक्वल कर देंगे तो n इंटू p इक्वल आ जाएगा 10 इंटू क्यू प्लस बचे कितने n माइनस 10 इंटू r के। ठीक है ना। तो ये np इज इक्वल टू 10q, यहाँ पे हो जाएगा nr माइनस 10r। तो अब n वाली टर्म एक तरफ कर देते हैं तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा n कॉमन p माइनस r और ये हो जाएगा 10q माइनस 10r। इसे मैं लिख सकता हूँ 10 कॉमन q माइनस r। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू q माइनस r अपॉन में p माइनस r, जो कि है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमने हमारे दिल्ली स्टेट के स्टेज 1 के 2019-20 के सभी मैट के और सैट के क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको हमारी इस पूरी स्लाइड का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजी विद पंकज पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वीडियो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ ही साथ आपको सभी पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल होती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट MWP023 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।